वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1 घंटा 15 मिनट के भाषण में पेश किया राज्य का बजट। बजट में ना कोई नया टैक्स लगाया, ना ही पुराने कर में वृद्धि की। मजदूरों और किसानों पर फोकस रहा बजट में। किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना आई तो प्रतिदिन 31 रुपए बढ़ाई गई मनरेगा मजदूरों की मजदूरी। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने किया धरना। जमालपुर और सुल्तानगंज का निरीक्षण। भागलपुर पहुंचने पर पूरे स्टेशन के साथ ही बैठक। और गिरिडीह में आजसू पार्टी ने की बैठक। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हुए बैठक में शामिल। बंगाल चुनाव समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बदली परिस्थितियों में आरजेडी और कांग्रेस के बीच मतभेद जारी है और ये मतभेद अब सदन के अंदर भी दिखाई देने लगा है। बंगाल के विधानसभा चुनावों में जहां आरजेडी ममता बनर्जी के साथ खड़ी है तो वहीं कांग्रेस को वामपंथियों का साथ मिला है। कोरोना वैक्सीन के नाम पर भी आरजेडी और कांग्रेस के अलग अलग सुर देखने को मिल रहे हैं। तो बदली परिस्थितियां नजर आ रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच मतभेद दिखाई दे रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा अब नजदीक आ चुके हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में आरजेडी ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, यानी कि महागठबंधन में दो फाड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। एक तरफ आरजेडी ममता बनर्जी के साथ तो वहीं कांग्रेस वाम दलों के साथ नजर आ रही है। और आरजेडी और कांग्रेस के बीच अलग अलग सुर देखे जा रहे हैं कोरोना वैक्सीन के लिए भी। तो अब ये समझा जा रहा है कि राजनीतिक सुगबुगाहट पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के तेज हो चुकी है। काफी ज्यादा हलचल देखी जा रही है पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले पहले। तो जहां कांग्रेस और आरजेडी के बीच हल्की हल्की जो दरारें थी वो दिखना शुरू हो चुकी हैं। तैयारी तो की जा रही है पश्चिम बंगाल चुनाव की, लेकिन उससे पहले पहले कुछ इस तरीके से राजनीति में भी उबाल आता दिखाई दे रहा है। तो साथ मिलकर लड़े विधानसभा चुनाव आरजेडी कांग्रेस, लेकिन जब बात आती है दूसरे राज्य में विधानसभा चुनाव की तो यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों नजर आ रहा है? आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ ही रहे हैं, तो अब ऐसे में बंगाल चुनाव के दरमियान दोनों अलग अलग क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि तमाम चर्चाएं होती देखी जा रही हैं। तो मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर ये मतभेद क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्यों दूरियां हो रही हैं आरजेडी और कांग्रेस के बीच में? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जिस तरीके से राजनीति में बंगाल चुनाव की सुगबुगाहट देखी जा रही है, हालांकि इससे पहले भी कई बार आरजेडी और कांग्रेस के बीच मतभेद हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव में मतभेद देखा जा रहा है तो एक तरीके से ये भी समझा जा सकता है कि आरजेडी और कांग्रेस का बिहार विधानसभा में एक साथ चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं मजबूरी भी रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी आरजेडी और कांग्रेस का जो महागठबंधन रहा है वो सुर्खियों में काफी ज्यादा रहा था। तब भी सीटों को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पाती थी। कुछ यही तस्वीर हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखी कि दोनों पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पाती थी। और संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा चर्चा के लिए। कुमार गौतम, हम हमेशा से ही देखते आए हैं एक चीज महागठबंधन में कि कांग्रेस और आरजेडी में हमने आमने सामने होते हुए देखा है। अब ये देखा जा रहा है कि सदन में भी जहां दोनों के मतभेद साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में भी ये सुगबुगाहट देखी जा रही है। कुमार गौतम।
बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पे देखिए जिस तरह से महागठबंधन ये कहता रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस एक साथ है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ-कुछ मुद्दों पर अलग-अलग राज्यों के मुद्दे पर बिहार जैसी परिस्थितियाँ नहीं दिखती है। केंद्र में आरजेडी की बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है, लेकिन राज्यों में जहाँ तक सवाल है, बिहार में देखिए विपक्ष के तौर पे आरजेडी और कांग्रेस के बीच उतने मतभेद नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। कांग्रेस से बिना पूछे या बिना उसकी इजाज़त के, बिना किसी परमिशन के या आपसी तालमेल के बगैर ममता बनर्जी के साथ जाना, ममता बनर्जी के बीच में ये कहना कि हम आपका समर्थन करते हैं, वो भी बिना किसी शर्त के करते हैं। तो कांग्रेस की जो राजनीति है वो राष्ट्रीय स्तर की है और वहाँ पर ममता बनर्जी के साथ उसका कैसा गठबंधन हो पाता है या फिर उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है, ये देखना होगा। लेकिन बिहार के अंदर जो है वो आरजेडी के साथ एलाइज पार्टी है और ऐसे में अगर विपक्ष के तौर पे केंद्र की राजनीति को अगर देखें तो विपक्ष के तौर पे अगर एकजुट होना होगा तो कई अलग-अलग राज्यों में जो है सहमति बनानी पड़ेगी, तभी जाकर के आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी था कि अगर केंद्र के तर्ज पर अगर आप पूरे बिहार के और अलग-अलग राज्यों में भी अगर एकजुटता दिखाते तो शायद ये बातें निकल कर सामने नहीं आती। तो हम्म। पश्चिम बंगाल की रणनीति में कहीं न कहीं असहयोग है और दोनों के बीच जो तालमेल है वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव की जो टीम गई थी तृणमूल कांग्रेस के नेता और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने, तो उसमें कांग्रेस का कोई भी मेंबर नहीं था। यदि वो चाहता तो कांग्रेस के सदस्यों को साथ ले जा सकता था हम्म। या फिर कांग्रेस के साथ अगर जाते तो शायद बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती थी। अभी किसान का मुद्दा चल रहा है, किसान के मुद्दे पर भी अगर चाहते तो आपसी सहमति बन सकती थी। तो अगर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि अगर पार्टी उनको अगर कोई सीट नहीं भी देती है, ममता बनर्जी यदि सीट नहीं भी देते हैं, तो भी ये लड़ने के लिए बिना सेवा शर्त के वो प्रचार करेंगे ममता बनर्जी को लेकर के। तो ये चीज़ें हैं जो बिहार के अंदर कहीं न कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच के इन अलग-अलग मुद्दों पर जो है अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। जी। बिल्कुल कुमार गौतम, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच मतभेद आए। विधानसभा चुनाव जैसे ही संपन्न हुए, सीटें हमने देखी, रिजल्ट आया, उसके बाद से ही मतभेद होना शुरू हो गए थे। देखिए, आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी सवाल उठाए थे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को लेकर के। तो ऐसे में क्या समझा जाए, क्या टॉप लीडरशिप से आखिर आरजेडी को परेशानी है? देखिए कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जिस वक्त लालू प्रसाद यादव बिहार में थे और सत्ता में थे तो उस समय कांग्रेस एक कह लें कि परजीवी पार्टी के रूप में आरजेडी की सहयोगी पार्टी हुआ करती थी। सरकार में सत्ता में साथ भी रही है और जैसे ही जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव आरजेडी की तरफ से वहाँ केंद्रीय मंत्री बने थे और लगातार 2 टर्म तक उन्होंने इसकी जिम्मेदारी उठाई थी, जिम्मेदारी मिली थी उनको। तो कांग्रेस के साथ आरजेडी का संबंध अच्छा रहा है केंद्र में भी और बिहार के अंदर भी जो सीटों का बंटवारा हुआ इस बार का चुनाव देखिए 2020 का, इस चुनाव में भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में आपसी सहमति थी, दोनों के बीच में सीटों का तालमेल हुआ, लेकिन वामपंथी दल का साथ में आना एक बिहार की अलग सियासत करता है। तो हम्म। आप अगर बिहार में आप एक दूसरे के साथ में हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल जो कि उसकी मतलब पास के राज्य हैं, वहाँ पर यदि आप अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं या फिर अगर आप ऐसे एक तरफ आप ममता बनर्जी के साथ में हैं और तो दूसरी तरफ कांग्रेस अलग लड़ाई लड़ेगी, तो वहाँ पर आपका जो गठजोड़ है, वहाँ जो एलाइज है, वो अलग होता है। तो ये इसमें राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए जेडीयू ने झारखंड में भी अलग चुनाव लड़ा था और जबकि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी उसकी सहयोगी पार्टी थी। तो ऐसा चलता है अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जो गठबंधन के जो आधार होता है वो अलग होता है। लेकिन बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और जो वामपंथी दल है ये सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ थे। तो हम्म। ऐसे में बिहार की राजनीति अलग है, पश्चिम बंगाल की राजनीति अलग है।
दोनों अलग-अलग जगह पे अलग है। तो इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपसी तालमेल यदि सभी राज्यों में देखने को मिले तो शायद ऐसा संभव हो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है। जी। हम्म, बिल्कुल कुमार गौतम है। और इसके अलावा ये भी समझा जा सकता है, क्योंकि देखिए 2010 में जब कांग्रेस अकेले लड़ी थी, उसके बाद से ही आरजेडी के ही साथ है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है आरजेडी की बिना। क्या ये भी एक वजह है कि कांग्रेस को एक तरीके से दंश झेलना पड़ता है, उसको अलग नजरिए से देखते हैं तमाम दल? बिहार में वो जगह नहीं है कांग्रेस की, क्योंकि देखिए, बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति पूरे देश के अलग-अलग राज्यों के राजनीति से अलग है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जैसी जो बड़ी पार्टी है, वो भी जदयू के साथ रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि जदयू क्षेत्रीय पार्टी है और जो जातिगत समीकरण है, उसमें एक उसकी एक अपनी एक पकड़ है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कम सीटों के बावजूद भी मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन देती है। वो जानती है कि यदि भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं देगी, जदयू अगर आरजेडी के साथ मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ 3 नंबर की पार्टी हो जाएगी और जो सरकार है वो नहीं बन पाएगी भारतीय जनता पार्टी की। तो ये चीज़ें बिहार के अंदर है। झारखंड के अंदर देखिए ये चीज़ें कैसे बदल जाती है। वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा या जो अलग-अलग छोटी-छोटी जो पार्टियाँ हैं वो अलग-अलग जगहों पर है। तो क्षेत्रीय पार्टी का अपना एक प्रभाव है, क्षेत्रीय पार्टी का अपना एक प्रभाव है जिसके कारण जो है ये चीज़ें देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल में वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से वामपंथी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ममता बनर्जी लगातार मुख्यमंत्री हैं वहाँ की। तो ज्योति बसु के उस गढ़ को, उस किले को ममता बनर्जी ने ध्वस्त किया है। वहाँ पर ना तो आरजेडी है, ना तो कांग्रेस है, ना तो भारतीय जनता पार्टी है। तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जो क्षेत्रीय पार्टी है उसका एक दबदबा होता है और यही कारण है कि राष्ट्रीय पार्टी को उस पार्टी के साथ समर्थन या गठबंधन करना उसकी मजबूरी होती है। भले ही आप देखिए कि आरजेडी के साथ कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस का जो जिस तरह से जनाधार घटता चला गया है, तो उसके कारण यहाँ आरजेडी जो कुछ कहती है कांग्रेस उसका समर्थन करती है, कांग्रेस उसको फॉलो करती है और कांग्रेस के भी कुछ जो नेता हैं वो जानते हैं कि आरजेडी की वजह से ही उनकी राजनीति चल रही है। तो बिल्कुल। ये समीकरण जो होता है वो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सीमाओं की तरह अलग है। इसलिए बिहार की अलग राजनीति है और जिस तरह से तेजस्वी यादव बंगाल के अंदर, अब देखिए वहाँ पर वो अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, वो ममता बनर्जी के पक्ष में है। इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई लड़ना भी अगर चाहे आरजेडी तो बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकती है। इनको पता है कि ये मुँह की खाएँगे वहाँ पर असली लड़ाई तृणमूल कांग्रेस की है और भारतीय जनता पार्टी की है। तो ऐसे में आरजेडी ने पहले ही जाके ममता बनर्जी को समर्थन दे दिया है, वो भी बिना शर्त के समर्थन। मतलब किसी ने माँगा भी नहीं और आपने दे दिया और आपका वहाँ जनाधार भी नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। अब लोक जनशक्ति पार्टी कहे कि हम चुनाव लड़ेंगे तो उसका वो तो रिज़ल्ट पहले से पता है कि क्या होगा, क्या हश्र होने वाला है। तो बिल्कुल। जिसका जहाँ जनाधार है, सिर्फ़ वही पार्टियाँ वहाँ प्रभुत्व में रहती है और आरजेडी बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है और बड़ी पार्टी है जिसका दबदबा है। और इसके साथ ही झारखंड में देखिए जेएमएम के साथ उसका एलाइज है, बिल्कुल, वहाँ पे भी लेकिन उसकी इस सरकार है। लेकिन पश्चिम महागठबंधन के बारे में कुमार गौतम यही कह सकते हैं आरजेडी और कांग्रेस के साथ को लेकर के कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है, तो यही कुछ कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौतम तमाम जानकारी के लिए। और बात अब झारखंड के बजट के बारे में। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अगले वित्तीय वर्ष के लिए उन्होंने बजट पेश किया। 1 घंटा 15 मिनट के भाषण में राज्य का 91,277 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया। और बजट में ना तो कोई नया टैक्स लगाया गया, ना ही पुराने कर में वृद्धि की गई। इसके साथ ही मजदूरों और किसानों पर भी बजट में खास फोकस रहा। बजट प्रदर्शन के बाद सीएम सोरेन ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने बजट को राज्य हित में बताते हुए जानकारियां दी। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने
ऐसे सरकार का यू टर्न बताया। तो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बजट का बचाव करते हुए इसमें आई कमियों को जल्दी पूरा करने की बात कही है। तो फिलहाल बजट को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही। 91,270 करोड़ का ये बजट और किसान, गांव और सामाजिक कल्याण को इस बजट में ध्यान में रखा गया है। और संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखा जा रहा है बजट को लेकर के लगातार चर्चा तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। विपक्ष को बजट बिल्कुल रास नहीं आ रहा, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो हालांकि अपने बजट में कमियां तो बताएगा नहीं। सत्ता पक्ष इस बजट को संतुलित बजट नाम दे रहा है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, हम बजट की चर्चा जरूर करेंगे अंजलि। इससे पहले मैं दो घटनाक्रम का जिक्र करना चाहूँगा जो कल घटना घटी है। पहला घटना यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कल जो बीजेपी के जो विधायक है, कई जो विधायक है वो भगवा पहन के आए हुए थे सदन में, उसको लेकर हंगामा भी हुआ था। लेकिन खूबसूरत तस्वीर वहाँ से निकल के आई अंजलि, वह देखने को मिला जब मुख्यमंत्री और विपक्ष के जितने नेता थे, मुख्यमंत्री ने कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और भगवा कलर का जो टी शर्ट है वो भाजपा के विधायकों ने पहना हुआ था। तो दोनों एक साथ मिले, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने को मिला वहां पर। तो एक लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता एक साथ फोटो सेशन करवाते हैं। तो एक खूबसूरत, और शायद पॉलिटिक्स और राजनीति इसी के लिए जानी जाती है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता फोटो सेशन करवाते हैं। एक खुशी का माहौल देखने को मिला वहां पर। दूसरा घटनाक्रम का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जब वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बजट पेश कर रहे थे सदन में, तो उस समय जो बीजेपी के विधायक है वो समांतरण बजट पेश कर रहे थे। नीलकंठ सिंह मुंडा है बीजेपी के विधायक, वो बजट पढ़ रहे थे। और जो सीपी सिंह थे, भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं यहाँ पर रांची में, और कई बार वो विधायक रह चुके हैं, वो स्पीकर के तौर पे मौजूद थे और बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये भी एक वहाँ पर देखने को मिला कि एक तरफ वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बजट पेश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष के लोग समांतरण बजट पेश कर रहे थे। तो ये दो तस्वीरें वहाँ पर देखने को मिली जो इम्पोर्टेंट थी खबर के माध्यम से। अगर हम बजट की बात करें, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि 91,277 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, और पिछले 2020-21 वित्तीय वर्ष की अगर तुलना से बात करें तो इस बार का जो आकार है वो बढ़ा है। करीब कह सकते हैं कि 5,000 रुपये करोड़ के आसपास का बजट इस बार इंक्रीज किया गया है। और बजट की बात करें तो कई ऐसे सारी चीज़ें हैं जो जनहित कल्याणकारी की बात करते हैं। चाहे मनरेगा की जो रेट है, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो 194 रुपया दिया जाता है, लेकिन इस बार जो बजट में किया गया है कि जो मनरेगा के तहत काम करते हैं उनको 225 रुपया दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी पहल है और इसमें बजट में भी ये मेंशन किया गया है। दूसरा, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पहलू की, तो कृषि ऋण माफी के तहत 1200 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। तो एक बहुत बड़ी पहल है, इसका भी बजट में मेंशन किया गया है। तीसरा, अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से अगर बात करें तो 18,653 करोड़ रुपए के आसपास आवंटित की गई है राशि। तो तीन महत्वपूर्ण जो चीजें निकल के आ रही है बजट से वो है। और अगर बात करें तो कई सारी ऐसी चीजें हैं। अगर हम आदर्श विद्यालय की बात करें तो 4,496 के आसपास जो हमारे पास आंकड़ा है कि इसको स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ 500 जो प्राथमिक स्कूल है उसको गुणवत्ता शिक्षा में इंक्रीज करने की बात कही गई है। और अगर जन औषधि केंद्र की बात करें वो खोलने की बात कही गई है। कई ऐसे सारी चीजें हैं जहां पर बजट में मेंशन किया गया है और बजट का आकार बढ़ाया गया है। अब देखना यह होगा अंजलि कि जो बजट का आकार है, अगर वह राशि खर्च होती है और वो जनता के हित में जाती है तो बहुत बड़ा स्टेप होगा। और चूंकि कोरोना का समय रहा था, कोरोना के बाद बजट पेश किया गया है, तो ऐसे में जो सरकार का खजाना था वह भी खाली। पर कोरोना का जिक्र किया है आपने। कोरोना काल के दौरान कई उद्योग धंधे मंद पड़ गए, सुस्त पड़ गए, और इस बजट में ये देखा जा रहा है कि उद्योग धंधों को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। उद्योग धंधों की तो हम बात करें, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। ऐसा होना चाहिए था कि इन्वेस्टर्स के लिए कुछ लुभावने कुछ बजट में पेश करना चाहिए ताकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ सके और रोजगार का जो सृजन वो हो सके। तो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी आपने जोड़ी है कि इन्वेस्टर्स के लिए और यहाँ पर रोजगार के लिए वैसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है बजट में। और अगर नियोजन नीति की बात कर ले, नियोजन नीति का भी जिक्र नहीं किया गया है इसमें। कई ऐसे बिंदुएं थी, उस बिंदुओं पर फोकस नहीं किया गया है।
तो कह सकते हैं कि एक तरफ तो हम पॉजिटिव मान रहे हैं कि कई सारी चीज़ें हैं जो बजट में पेश किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे नियोजन नीति की बात उसमें मेंशन नहीं की गई है। संविदा कर्मी पे जो काम कर रहे संविदा कर्मी जो लोग हैं उनके लिए कुछ मेंशन नहीं किया गया है, रोजगार के लिए नहीं मेंशन किया गया। 5 लाख जो रोजगार की बात कही गई थी वह उसमें मेंशन नहीं किया गया है। बेरोजगारी भत्ता जो देने के बाद कही गई थी कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तो उस बजट में मेंशन नहीं है। ये सब सारी चीज़ें मेंशन नहीं की गई है बजट में, तो कह सकते हैं कि ये पॉइंटें होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, सरकार अपने तरीके से बजट पेश करती है और पक्ष विपक्ष का बजट नहीं होता है अंजलि, ये जनता का बजट होता है। 1 साल के देख कर लेखा जोखा करके ये बजट बनाया जाता है। अब जहां तक बजट की बात करें तो बजट का आकार बढ़ाया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह देखना होगा अंजलि कि आने वाले सालों में जो विभाग में जो बजट दिया गया है कि बजट को कैसे काम किया जाता है, जो भी अधिकारी विभाग के होंगे कैसे जो राशि दी गई है उसको खर्च करते हैं। अगर यह राशि खर्च होती है अंजलि तो आम जनता जो झारखंड की है, जो योजनाएं हैं, तो जनता के लिए एक राहत वाली बात होगी। जी अंजलि। बिल्कुल। और अभिनव, एक बात यहाँ पर ये भी देखी जा रही है कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की भी बात कही गई है, जैसे सड़क निर्माण और तमाम ऐसी बातें देखी जा रही है, लेकिन उस सबके बीच मिडिल क्लास कहीं पीछे छूट गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर के लगातार विरोध जताया जा रहा है तमाम दलों की ओर से। लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि टैक्स में कोई कटौती की बात नहीं की गई है पेट्रोल और डीजल के। हेलो अभिनव, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बताइए प्लीज। अभिनव, मिडिल क्लास कहीं पीछे छूट गया है। पेट्रोल डीजल के टैक्स में भी कटौती की जा सकती थी, लेकिन इस ओर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। देखिए, जहाँ तक बात करें हम बजट की, तो कई ऐसे बातें मैंने बताई है, वह इम्पॉर्टेंट पहलू है। और अगर ये बजट में काम किया जाता है और जो बजट का आकार बढ़ाया गया है, अगर उस बजट में जितनी जितनी योजनाएं को मेंशन किया गया है, अगर वही धरातल पर उतर जाती है, अगर 70 to 80% भी वर्क होता है, तो ये यहाँ की जनता के लिए एक राहत वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बात करें अंजलि, तो पिछले जो बजट था 2020-21 का, वह राशि भी खर्च नहीं की गई है। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि जो यह बजट पेश किया गया है 91,277 करोड़ रुपया का, यह राशि खर्च हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? ऐसा विपक्ष भी इसको लेकर सवाल भी खड़ा किया था कि पिछली जो बजट थी, जो राशि प्रावधान की गई थी 86,000 रुपये करोड़ के आसपास, वह बजट ही खर्च नहीं किया गया, 30 to 40% के आसपास खर्च किया गया है। तो अगर वह बजट ही नहीं खर्च पाया, तो फिर एक जो बजट अभी पेश किया गया है, वह बजट पर कितना काम होता है, यह देखने वाली बात होगी। और जहां तक अगर बात करें, जिस तरीके से आरोप पत्रारोप का भी सिलसिला यहाँ पर जारी देखने को मिल रहा है, विपक्ष के जितने विधायक है बता रहे कि झूठ का पुलिंदा वाला बजट है और इस बजट में न रोजगार को जोड़ा गया है, न कई ऐसे मसले हैं वो नहीं जोड़े गए हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सत्ता पक्ष कह रही है कि सबसे अच्छा बजट पेश किया गया, तो आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है अंजलि कि अगर धरातल पर ये सारी चीजें उतरती है जो बजट में मेंशन किया गया है, तो यहाँ की जनता के लिए बहुत ही खुशी वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी के लिए। तो बजट में कुछ क्षेत्रों पर खास फोकस रखा गया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों को और कुछ वर्ग के लोगों को छोड़ दिया गया है, या फिर बजट में ध्यान में नहीं रखा गया है। तो इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते, जरमुंडी प्रखंड के रेफरल अस्पताल में कोरोना वायरस के दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है और इस चरण में 60 साल से ज्यादा आयु के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। हालांकि सरकार ने उन लोगों को भी राहत दी है जो 45 वर्ष से ज्यादा की आयु के हैं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। तो वहीं साथ ही कोरोना टीकाकरण के पहले चरण का दूसरा डोज भी दिया जा रहा है। और एएनएम ब्लॉक कारीपुर की सोनाली ने बताया कि कोरोना वैक्सीन सभी को लेनी चाहिए। वैक्सीन लेने में कोई भी परेशानी नहीं है, ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। साथ ही 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका भी उपयोग करना होगा। डोज लिए थे 29 जनवरी, सेकेंड डोज लिए हैं आज 1 में। तो एक्सपीरियंस बताइए क्या रहा? इसमें ऐसे कोई खास नहीं, टेडवेक जैसा वैक्सीन है, लीजिए, इसके बाद आधा घंटा रेस्ट कीजिए। ऐसे तो कोई बुझाता नहीं है, सब ठीक है। लोगों के बीच क्या मैसेज देंगे? लोगों में लेना है
कोविड-19 वैक्सीन लेना है। और वहीं जरमुंडी के +2 उच्च विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का कोरोना जांच किए गए हैं और जरमुंडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू की मौजूदगी में वर्ग नवम और 10वीं और 11वीं में नामांकित छात्र छात्राओं के कोरोना जांच अभियान शुरुआत की गई। अभी चूंकि सरकार के द्वारा सभी स्कूलों को फिर से चालू करने का निर्देश दिया गया है, तो इसी को देखते हुए हम लोग जरमुंडी प्रखंड में जितने भी स्कूल है इसका हम लोग बारी बारी से जितने बच्चे यहाँ पे अभी आ रहे हैं सबका हम लोग एक बार। और पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक का कार्यक्रम भागलपुर में 5 मार्च को नियोजित किया जाना था, लेकिन अचानक ये समय बदलकर 3 मार्च को हो गया था, जिसके बाद महाप्रबंधक सीधे क्यूल जंक्शन पहुंचे और पूरे स्टेशन यथा कजरा, धराहरा, जमालपुर, सुल्तानगंज का निरीक्षण करते हुए बीती शाम उन्होंने भागलपुर वो पहुंचे। जो कार्य अधूरा रह गया था उसे भी शीघ्र पूरा करने की बात कही। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।